प्रिय छात्रों, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही नियमित चल रही है और बहुत ही बेटर तरीके से चल रही है। हमारा मैथ और रीजनिंग और हिंदी का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। हम आपसे वादा किए हैं कि आपको ये यूट्यूब को जो ऑनलाइन दिखता है इसको एकदम ऑफलाइन की तरह ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। हम उस सुझाव को एक्सेप्ट करेंगे और आपके लिए बेटर से बेटर सिलेबस अपडेट करेंगे। तो ये हमारा जो संज्ञा है ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें भी हम पार्ट बनाएंगे कि संज्ञा चेंज कैसे होती है। अभी सिर्फ हम ये जो हमारी संज्ञाएं हैं उसी को हम क्लियर करेंगे पार्ट फर्स्ट में। तो देखिए हम यहाँ कुछ लिखे हैं कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए संज्ञा का माने ही होता है नाम। जितनी भी चीज़ें पैदा हो चुकी हैं और जितनी भी चीज़ें फ्यूचर में पैदा होंगी उन सब का कोई ना कोई नाम अवश्य रखा जाएगा। उसी नाम को संज्ञा कहा जाता है, वो चाहे प्राणी के रूप में हो चाहे वो वस्तु के रूप में हो। तो ये देखिए परिभाषा भी हमने लिख दिया एकदम क्लियर, इसीलिए हम कह दिए कि ऑफलाइन की तरह इसको हम अपडेट करेंगे। यहाँ परिभाषा में हमने लिखा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद देखिए 5 हैं। ये अर्थ के आधार पर है और इसी को एक्सेप्ट किया जाता है। कुछ वैयाकरण जो है संज्ञा के 3 भेद मानते हैं, लेकिन कंपटीशन में इसी 5 भेद को एक्सेप्ट किया जाता है। वो उत्पत्ति के आधार पे होता है, उसी में ये 3 को रखते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट होता नहीं है। ये 5 भेद होते हैं। अगर कंपटीशन में आता है कि संज्ञा के भेद अर्थ के आधार पर, तो आपको बताना है 5। ये कौन कौन से हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा 1 है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा है, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा है, चौथा समूहवाचक संज्ञा है और 5वां भाववाचक संज्ञा है। राइट। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा एक एक टॉपिक क्लियर कर देंगे और एकदम आपको पूरा बुकलेट की तरह ही आपका क्वेश्चंस अपडेट करा देंगे। यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा देखिए क्या है। जिस शब्द से किसी एक विशेष, देखिए यहाँ पर वर्ड आया एक विशेष, ये किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ का बोध कराए, पर्सन 1 हो, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे उदाहरण, व्यक्तियों के नाम में राम, श्याम, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। देखिए हम यहाँ महात्मा गांधी लिखे, इससे एकदम क्लियर मैसेज जा रहा है कि ये मोहनदास करमचंद गांधी हैं जो भारत के राष्ट्रपिता घोषित हैं। अब यहाँ आप नाम छिपा हुआ है लेकिन फोकस जा रहा है कि महात्मा गांधी हैं। एक पर्सन व्यक्ति को ही इंडिकेट किया जा रहा है, इसीलिए नाम ना होते हुए भी ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे जवाहरलाल नेहरू का है, अगर यहाँ लिखा जाता है कि चाचा नेहरू, तो चाचा नेहरू से भी मतलब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वहाँ पे भी जवाहरलाल नेहरू को फोकस किया जा रहा है। ठीक। फिर आता है देशों के नाम, भारत, चीन, जापान आदि, ये तो आपको पता ही है। देखिए हमने एक टॉपिक और बढ़ा दिया, राष्ट्रीय जातियों के नाम। इसमें भारतीय, रूसी, जापानी, जो भी, क्योंकि ये जो नेशनल है इसमें व्यक्तिवाचक ही रहेगा, क्योंकि ये कई वर्ल्ड लेवल से मानक तय किया जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड लेवल में हर कंट्री की अलग अलग नागरिकता होगी, तो वो नागरिकता एक कंट्री की एक होगी, दूसरी कंट्री की दूसरी होगी, तो ये एक पर्सन काउंट होगा। और इसको इसलिए रख दिए क्योंकि इसमें लड़के कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि भाववाचक या जातिवाचक में जाते हैं। जैसे भाववाचक में मानव, मानवता आ जाता है, तो उस हिसाब से वो भाववाचक में भी जाने लगते हैं। इसीलिए हमने राष्ट्रीय जातियों के नाम को भी क्लियर कर दिया कि ये भारतीय, ये एक भारतीय की पहचान करा रहा है, न कि जाति की और ना समूह की और ना भाववाचक की। रूसी, एक रूस के एक पर्सन रूस है, ये नहीं कि कई देश हैं। ठीक। तो इसीलिए राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, जापानी, पाकिस्तानी, चीनी, ये सब जितने हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। फिर आता है नदियों के नाम में। देखिए नदी अगर आता है पर्सन नदी, तो वो आपकी जातिवाचक में जाएगा।
लेकिन नदियों के नाम जब आ जाएंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ये गंगा, यमुना, कृष्णा आदि ये सब नदियाँ व्यक्तिवाचक हैं। इसका नाम रख उठा, जिसका नाम रख उठेगा वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। फिर देखिए समुद्र के नाम, इसमें भी नाम रख उठा। भूमध्य सागर, पर्सन एक नाम हो गया भूमध्य का। हिंद महासागर, इसी तरह जितने महासागर हैं ये सब इत्यादि। ठीक। पर्वतों के नाम, इसमें भी नाम रख उठा। हिमालय पर्वत, जब नाम रख उठा तो व्यक्तिवाचक हो गया, काराकोरम इत्यादि। राइट। देखिए शहरों के नाम, प्रतापगढ़, दिल्ली, लखनऊ इत्यादि जितने भी शहर होंगे, किसी भी देश के ही शहर क्यों ना हो, अगर ये चीन का बीजिंग हो, वो भी शहरों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। ये ना सोचिए कि सिर्फ इंडिया का ही शहर है, देश के विश्व के किसी भी देश का शहर अगर आएगा तो शहरों के नाम में ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट होगा। दिशाओं के नाम, उत्तर, पूरब, दक्षिण ये सब रहेंगे। दिन और महीनों के नाम में भी जान लीजिए, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, चैत, मुहर्रम, ये मुस्लिम महीना है, प्रथम महीना है। ठीक। जितने भी रहेंगे उसको आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से महीने हैं, क्योंकि कंपटीशन में ये ना सोचिए कि दिन और महीना जो है ये आपका सिर्फ इंग्लिश वर्ड ही देगा। ये आपके चैत, बैसाख इसका भी दे सकता है, मुस्लिम माह का भी दे सकता है। ठीक। त्योहारों और उत्सवों के नाम, होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम में, पुस्तकें रामचरितमानस पर्सनल एक किताब है ये, ऋग्वेद पर्सनल एक किताब है ये, बाइबिल पर्सनल एक किताब है, अमर उजाला अखबार पर्सनल एक अखबार है। अगर सिर्फ आता कि अखबार तब ये आपका जातिवाचक में जाता, लेकिन अमर उजाला लग गया इसीलिए ये जो है व्यक्तिवाचक में आ गया। राइट। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए एकदम इजी है। व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जात का बोध होता है, पूरे एक समूह का अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पूरी एक जात आ जाएगी। जैसे वस्तुओं के नाम में मेज, कुर्सी, पेन, किताब। अब बहुत सारी किताबें हैं, इसमें किसी एक किताब का वर्णन नहीं किया गया। अगर किसी एक किताब का नाम ले लिया जाता तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाता, और सिर्फ किताब आया तो सब पूरे जात को इंडिकेट कर रहा है। पशु पक्षियों के नाम में गाय, भैंस, घोड़ा, तोता, कबूतर आदि। इसमें देखिए पूरे जानवर, पूरी चिड़िया, इन सब को, क्योंकि पर्सनल एक नहीं हो रहा है। इसी तरह से मनुष्यों के नाम में मर्द, औरत, लड़का, लड़की, माता, पिता, भाई, बहन, ये सब मनुष्यों के में जातिवाचक को इंडिकेट कर रहा है। पदों के नाम में भी देखिए कर्मचारी है, विधायक है, शिक्षक है, ये सब जो है पूरे एक जात को ही इंडिकेट इसमें भी कर रहा है। प्रकृति से संबंधित नाम भी हमने लिख दिया, इसमें भी लड़के कंफ्यूज होते हैं। इसमें है तूफान, बाढ़, भूकंप, ओलावृष्टि आदि। राइट। देखिए द्रव्यवाचक की क्या परिभाषा है। द्रव्यवाचक आप केमिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो उसमें खनिज और ये ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, और उसमें काउंटिंग नहीं होती, द्रव्यवाचक में गिना नहीं जा सकता है। देखिए यहाँ परिभाषा में भी लिखा गया है एकदम क्लियर, जिसे हम माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, काउंटिंग उसकी नहीं होगी। इसमें क्या क्या आता है, खनिज और धातु आते हैं, लोहा, पीतल, सोना, चांदी आदि, ये जितने आएंगे। भोज्य पदार्थ में भी दूध, पानी, कोल्ड ड्रिंक, दाल, चावल, जितने भी अन्य हैं जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते, वजन कर सकते हैं या माप सकते हैं, वो सब जो है आपके द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। अन्य में धुआं भी है, ऑक्सीजन, ऊन को भी हम काउंट नहीं कर सकते, इसको सिर्फ तौल सकते हैं। तो ये द्रव्यवाचक क्या जो मेन परिभाषा है आप जान लीजिए कि उसे आप गिन नहीं सकते, माप या तौल सकते हैं। राइट। ये देखिए नेक्स्ट, समूहवाचक संज्ञा। समूह जिसका बनता है, यहाँ परिभाषा देखिए लिखा गया है, अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है, मतलब पूरा एक समूह बन जाता है। इसमें क्या क्या आता है, व्यक्तियों का समूह में परिवार, ये कई परिवार मिलकर जब आएगा तो एक समूह रहेगा। जब भी परिवार आ जाएगा तो परिवार से ये नहीं कि एक ही परिवार है, परिवार जितने भी हैं वो सब काउंट हो जाएंगे। सेना, पूरी भारतीय सेना, इनका एक समूह है।
देखिए परिवार तभी बनेगा जब इसमें मेंबर्स होंगे। समूह का मतलब भी होता है कि वो कई लोगों को मिलकर एक समूह बनता है। तो परिवार का भी वही परिभाषा है कि परिवार में आपके पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, दादा दादी, ये सब रहते हैं, तब जाकर एक परिवार बनता है। ठीक इसी तरह से सेना, कई सेना में कई सैनिकों का एक समूह बनता है तो जाकर सेना बनती है। झुंड का भी वही चीज़ है। और कारवां भी, ये एक पर्सन व्यक्ति नहीं है, न ये एक जात है, बल्कि कारवां में भी कई लोग मिलते हैं तब जाकर कारवां बनता है। ठीक, तो ये व्यक्तियों का समूह इस तरह से होता है। वस्तुओं का समूह भी, गुच्छा, पुंज, ठीक, ये अंगूर का गुच्छा, ये पूरे अंगूर जब तैयार होता है तो पूरे गुच्छे में रहता है, तो वो एक पूरा समूह है उसका। पुंज, उसी तरह से ढेर, घौद, बैर का घौद लगता है, एक साथ में रहते हैं, समूह में रहते हैं। तो ये आपका समूहवाचक जब एक झुंड तैयार हो जाता है तो उसी को समूह कहते हैं। और अब देखिए भाववाचक संज्ञा है, ये पांचवा है। इसकी परिभाषा भी बहुत ही इजी है। इसमें हमने लिखा, इसमें व्यक्तियों के गुण या दोष का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है। और इसकी एक पहचान यह है कि इसकी गणना नहीं की जा सकती, काउंटिंग नहीं होगी भाववाचक में। उदाहरण, बचपन, यौवन, वृद्धावस्था। देखिए बुढ़ापा आता है तो सिर्फ आप देख सकते हैं, लेकिन उसे कि बुढ़ापा छू लें तो छू भी नहीं सकते आप। नींद, क्रोध, प्रेम, शोक, मिठास अनुभव कर सकते हैं। लिखाई देख सकते हैं लेकिन छू उस तरह नहीं सकते आप। ये आदि इसी तरह से ही आपका भाववाचक संज्ञा। आई होप कि ये संज्ञा का जो हमने पांचों संज्ञा के 5 भेद बताया और बहुत ही क्लियर कर दिए। पार्ट सेकंड में कि ये व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से भाववाचक कन्वर्ट होता है, उसको पार्ट सेकंड में रखेंगे। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।